आज एक बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे के मुताबिक तत्कालीन यूपीए सरकार ने संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन राग भागवत को मालेगांव बम ब्लास्ट केस में फंसाने की साजिश रची थी। और ये साजिश, इसका खुलासा एटीएस के पूर्व अधिकारी ने खुद किया है। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आज कड़क में हम मालेगांव बम ब्लास्ट केस में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन राग भागवत को किस तरह से फंसाने की साजिश रची गई थी और इस साजिश का क्या उद्देश्य था, आखिरकार तत्कालीन यूपीए सरकार क्यों डॉक्टर मोहन राग भागवत को गिरफ्तार करनी चाहती थी, इस पर बात करेंगे। 2008 में मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ। इसके बाद इसकी जांच उस समय एटीएस को दी गई थी और एटीएस ने तब बड़ा खुलासा किया था कि इसके पीछे और कोई नहीं, हिंदू आतंकवादी हैं। ये पहला ऐसा खुलासा था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, क्योंकि अब तक एक धर्म विशेष यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का नाम बम ब्लास्ट के केसों में जुड़ता हुआ आया था, लेकिन ये पहली बार था कि जब हिंदुओं का नाम इस केस में सामने आया। और यही कारण था कि पूरा इशारा संघ की तरफ किया गया कि संघ के बड़े प्रचारक, संघ के बड़े पदाधिकारी इस ब्लास्ट के पीछे हैं और जांच उसी दिशा में लगातार चलती रही। जब इसकी जांच एटीएस कर रही थी और तब इस तरह के खुलासे हो रहे थे, तब वाद और विवाद दोनों हुए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना था कि एक राजनीति, अपनी राजनीति के चलते सरकार हिंदुओं को नाम बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहीं जो यूपीए सरकार के बड़े नेता थे, मंत्री थे और जो बड़े अधिकारी थे, वो ताल ठोक कर कह रहे थे कि नहीं, इसमें हिंदू ही इसके पीछे हैं, यानी कि हिंदू आतंकवादी हैं। और ये उस वक्त बड़े जोर शोर के साथ प्रचारित किया गया, प्रसारित किया गया। और जब खुलासा हुआ, क्योंकि 18 साल के बाद मालेगांव बम ब्लास्ट केस में कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट के फैसले ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया, तब जाकर सारी सच्चाई, तब जाकर सारी साजिशें सामने आने लगी हैं। यानी कि परत दर अब सच सामने आने लगा है, क्योंकि मालेगांव बम ब्लास्ट केस के जो फैसला आया उसके ठीक एक दिन के बाद एटीएस के पूर्व अधिकारी जो महबूब हैं वो खुलकर सामने आ गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया तत्कालीन जो उनके बॉस थे उनके द्वारा कि इसमें संघ के लोगों को फंसाना है। और उसमें उन्होंने उस अधिकारी का नाम भी लिया और उसे फर्जी करार दिया कि फर्जी अधिकारी फर्जी जांच कर रहे थे और गलत दिशा में, यानी कुछ लोगों को फंसाने के लिए गलत दिशा में जांच ले जाने का काम कर रहे थे। तो किस तरह से ये मालेगांव जो बम ब्लास्ट केस है उसको पूरी तरह से हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं उनको बदनाम करने के लिए, और एक सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था जो सामाजिक संस्था के तौर पर जानी जाती है और ख़ासतौर पर जो कांग्रेस सरकार को कभी फूटी आंख नहीं सुहाती, वो संगठन यानी कि आरएसएस, उसके भी प्रमुख को गिरफ्तार करने की साजिश इसमें रची गई। और साफ तौर पर ये सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों ये साजिश रची गई, क्योंकि इससे पहले इसमें इंद्रेश कुमार जो आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक हैं उनका भी नाम आया, उनको भी घसीटने की कोशिश की गई। लेकिन भागवत गिरफ्तार होते तो सिनेरियो पूरे देश का क्या होता। और जो एक थ्योरी रची गई, क्योंकि थ्योरी किस तरह से रची गई वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तब गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम और उन्होंने हिंदू आतंकवाद को जस्टिफाई करने के लिए उसकी एक थ्योरी थी। और थ्योरी क्या थी कि जो हिंदू यानी कि जो आतंकवाद, यानी कि जो मालेगांव बम ब्लास्ट केस है उसके पीछे और कोई नहीं, हिंदू आतंकवादी हैं। और उनको जो प्रशस्त्र देने का काम किया, उनको समर्थन देने का काम किया, वो आरएसएस के लोगों ने किया। और ये इस वजह से किया कि अगर, और बाद में एक कड़ी जो बाद में अब जो खुलासा हुआ है कि डॉक्टर मोहन राग भागवत को भी गिरफ्तार करने की साजिश थी, अगर वो गिरफ्तार हो जाते तो उनको कहने का मौका मिलता, वो सच साबित, जो थ्योरी उन्होंने दी वो सच साबित हो जाती, क्योंकि संघ की पहचान हिंदुत्व से और सनातन से है। समाज सेवा के बड़े बड़े काम इसी विचारधारा को आगे लेकर किए जाते हैं, देश सेवा इसी विचारधारा को लेकर आगे की जाती है। अगर ये सब कुछ होता तो सीधा निशाना हिंदुत्व और सनातन होता, और शायद यही कारण था कि एक नई थ्योरी उस दौरान गढ़ी गई। लेकिन बड़ा दिलचस्प है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभी जो ऑपरेशन सिंदूर
पर जो डिबेट हो रही थी, स्पेशल डिस्कशन जो संसद के दोनों सदनों में हो रहा था, तो उन्होंने कहा था कि हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता। ताल ठोककर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, और ये अब मालेगांव बम ब्लास्ट केस में जो एनआईए कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, ये इसमें सच साबित होता है। तो कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा और इनके साथ जो बाकी लोग थे, ये वो नाम है जिनको भयंकर यातनाएं, प्रताड़नाएं उस समय के अधिकारियों ने यूपीए सरकार के इशारे पर दी। और साध्वी प्रज्ञा का तो ये हाल हुआ कि उन्हें कैंसर की भी शिकायत हुई, यानी कैंसर जैसी असाध्य रोग से वो पीड़ित हो गई। किस तरह से मानसिक यातना दी गई होगी, ये जब आप उनसे बात करेंगे, उनको देखेंगे तो समझ में आता है। हालांकि वो बाद में सांसद भी बनी, भोपाल से वो सांसद रहीं, लेकिन ये वो जब कोर्ट बरी करता है सबूतों के अभाव में, क्योंकि साफ तौर पर बताया गया कि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले, जो साक्ष्य पेश किए गए वो कहीं भी उनको दोषी ठहराने के लिए नाकाफी हैं, यानी काफ़ी नहीं है। वो साफ तौर पर बताता है कि इनका कोई कसूर नहीं था और इन्हें राजनीतिक द्वेष के चलते इनको फंसाने का काम किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या अब कांग्रेस पार्टी या जिन अधिकारियों ने इनको फंसाया, क्या वो अब इनसे माफ़ी मांगेंगे? क्या भगवा आतंक की थ्योरी जो बताई गई थी, क्या वो उसके लिए भी माफ़ी मांगेंगे? क्योंकि कोर्ट ने और कोर्ट के फैसले ने तो सब कुछ साफ कर दिया। लेकिन जो शुरू में मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार डॉक्टर मोहन राव भागवत को फंसाने की साजिश क्यों रची गई। 2008 में, सितंबर के आसपास 2008 में ये मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ। दोपहिया वाहन में बम रखा गया था जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और करीब 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए। बड़ा ब्लास्ट था। हालांकि जो मैंने जिन पूर्व एटीएस अधिकारी का नाम लिया, उन्होंने तो कहा कि जो इस घटना के पीछे थे उनको तो पहले ही पुलिस ने मार दिया था, ये उनके आरोप हैं। और इस आरोप के मुताबिक उसके बाद चाहे वो साध्वी प्रज्ञा हो, चाहे कर्नल पुरोहित हो, इनको फंसाने की साजिश रची गई। और ये साजिश केवल इनके लिए नहीं, ये साजिश पहुंची डॉक्टर मोहन राव भागवत को लेकर, क्योंकि उसी समय मार्च 2009 में, यानी कि इस घटना के कुछ महीनों के बाद ही 2009 में जो तब तत्कालीन सरकारवा थे डॉक्टर मोहन राव भागवत, वो मार्च 2009 में संघ के हेड बने, यानी कि सरसंघ चालक बने। तो ऐसे में अगर सरसंघ चालक गिरफ्तार होते हैं तो पूरा टारगेट हिंदुत्व और सनातन को बदनाम करने के लिए और एक बार फिर से पूरी आरएसएस को टारगेट करने के लिए और उस पर बैन लगाने के लिए काफ़ी होता। और शायद यही कारण था कि पूरी आरएसएस खत्म हो, पूरी वो बैन हो जाए। इसको लेकर एक बड़ी साजिश ऊपर के इशारे से, यानी कि सरकार के लेवल से रची गई। हालांकि जब ये एटीएस के अधिकारी, जब जो इंस्पेक्टर थे पूर्व अधिकारी महबूब, उन पर जब ये प्रेशर डाला गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, वो इस तरह के गलत कामों में साथ नहीं देंगे। और नतीजा क्या निकला? उस अधिकारी को सस्पेंड किया गया, उस अधिकारी के खिलाफ कई सारे झूठे केस लगा दिए गए। हालांकि जितने भी केस लगाए गए वो उन सब में बरी हुए। लेकिन सवाल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिरकार ये साजिश क्यों रची गई? ये साजिश पूरे संघ को, पूरे हिंदुत्व को और पूरे सनातन को बदनाम करने के लिए रची गई, क्योंकि इनके अगर हेड को गिरफ्तार कर लो तो पूरा संगठन बदनाम हो जाएगा। जो हिंदुत्व की बात करते हैं वो आतंकवाद से जोड़ा जाएगा कि ये समाज सेवा के लिए नहीं, देश सेवा के लिए काम नहीं करते, ये हिंदुओं को आतंकी बनाने के लिए काम करते हैं। ये एक टारगेट, यानी कि एक मैसेज पूरे देश में देना था, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में देना था कि जिस हिंदुत्व को हमेशा आपसी सद्भाव के साथ काम करने के लिए, शांति के साथ काम करने के लिए जाना जाता है, वो आतंकी हो सकता है। और इस थ्योरी को सही साबित करने के लिए बड़े लेवल पर ये साजिश रची गई। और इस साजिश का खुलासा खुद उनके समय में एटीएस में जो अधिकारी रहे, उन्होंने इस साजिश का खुलासा किया और साफ तौर पर इशारा किया कि सरकार पर और उनके जो बॉस थे एटीएस के, उनके इशारे पर किया गया। हालांकि बाद में जांच एटीएस से एनआईए को दे दी गई और एनआईए ने जो कोर्ट में जो गवाह और सबूत पेश किए और कोर्ट ने जिनको देखा और उसके बाद अपना फैसला सुनाया कि सब कुछ बोगस था, सब कुछ काल्पनिक था और केवल इन लोगों को फंसाने के लिए झूठे सबूत गढ़े गए।